हेलो बच्चों, तुम लोगों को क्लास 9 केमिस्ट्री में हम तीन चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिए थे। कौन कौन? द मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना, फिर क्या था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ाते हैं केमिस्ट्री क्लास 9 में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया देखो इस चैप्टर को और एटम एंड मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट हम तुम लोग बता चुके हैं। ठीक है, कुछ भी बचेगा तो बाद में बता देंगे, है ना। चलो, तो अब चैप्टर नंबर 4 लिखो बेटा। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अच्छा से पढ़ना चैप्टर को थोड़ा सा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात किए थे, वहां जाकर देख लेना कि जॉन डाल्टन एटम के बारे में क्या क्या बातें बोले हैं, कौन कौन सा बात जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बात किया, एटम क्या है। तो उसने कहा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। मैंने एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? एटम, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। फिर उसने कहा कि भाई एटम को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या ड्यूरिंग एनी फिजिकल केमिकल प्रोसेस। मतलब एटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते ड्यूरिंग एनी फिजिकल केमिकल प्रोसेस से। फिर उसने बोला कि अगर एक सोडियम एलिमेंट है, उसमें जितने भी एटम्स होगा सबका शेप साइज मास सेम होगा। डिफरेंट एलिमेंट का एटम का शेप साइज क्या होगा? अलग अलग होगा, हम सब बता चुके हैं। फिर सेम एटम और डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये सब बता चुके, जाके देख लेना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। आज हम बात करते हैं बाबू कि एटम के अंदर बहुत तरह के पार्टिकल होते हैं। अभी 3 तरह पार्टिकल तुम पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम से भाई इलेक्ट्रॉन को कैसे बाहर निकालें उसके बारे में पढ़ना। किसने निकाले इलेक्ट्रॉन को बाहर एटम से? तो उस साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया एटम से। फिर एटम से प्रोटॉन कैसे निकला, प्रोटॉन मतलब पी, या प्रोटॉन पूरा लिखो। किसने निकाला इसको निकाला गोल्डस्टीन ने, गोल्ड स्टीन। और एटम से क्या निकला? न्यूट्रॉन भी निकला। इसको निकालने वाला साइंटिस्ट का क्रेडिट किसको जाता है? जेम्स चैडविक। चैडविक ने क्या डिस्कवर किया, है ना? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, बताएंगे अभी सब। प्रोटॉन पर चार्ज प्लस होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सब एटॉमिक, क्या बोलते हैं रे बाबू? पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किस तरह जे थॉमसन ने किया। ठीक है, पहले लिखो इसको। चलो अब बेटा हम इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर बताते हैं। हेडिंग 2, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज को ही बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया है ना। तो हेडिंग 2, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले तुम लोग मेरा फर्स्ट वीडियो एटम मॉलिक्यूल देख लेना कि जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जॉन डाल्टन एटम के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, है ना। चलो, तो बेटा अब हेडिंग 2, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सिंपली अब लिखो डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज को ही बाद में इलेक्ट्रॉन बोला गया। ठीक है, चलो, तो हेडिंग 2 बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको कैथोड रेज लिखना, इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज को ही बाद में इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया। जे थॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया? उसने बेटा एक लिया डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरह से एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया शीशा का, जिसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब बोलो या हार्ड ग्लास ट्यूब है, तेरा मर्जी। इसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, डिस्चार्ज
डिस्चार्ज ट्यूब, और उसने मैक्सिमम हवा को बाहर निकाल दिया। मतलब 99% या 99% हवा को बाहर निकाल दिया, कुछ परसेंट रहने दिया। अगर पूरा वैक्यूम कर देगा तो फिर आपका करंट कंडक्ट नहीं होगा ना। तो मतलब बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा को निकाल दिया, वैक्यूम कर दिया, मतलब एट लो प्रेशर, क्योंकि हवा नहीं रहेगा तो प्रेशर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो एट लो प्रेशर या एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर मतलब मैक्सिमम हवा को बाहर निकाल दिया, कुछ रहने दिया। अगर पूरा निकाल देगा तो भैया करंट कंडक्ट नहीं करेगा ना। तो इसको यहाँ वैक्यूम कर दिया, यहाँ से एट वैक्यूम, ठीक है। और बेटा यहाँ पर एक लिया कैथोड प्लेट, कोई मेटल का प्लेट लिया, कॉपर का लिया, सिल्वर का, गोल्ड का, कोई बुक में स्पेसिफिक इंडिकेट नहीं किया, कॉपर का ही लिया। कोई भी एक मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, एल्युमिनियम, जिंक, किसी का भी, चलो एक इलेक्ट्रोड लिया, इस तरह से इलेक्ट्रोड या मेटालिक रॉड बोल, तेरा मर्जी। और इधर बेटा एक मेटालिक रॉड लिया, लेकिन वो लिया परफोरेटेड, मतलब जालीदार था इस तरह से, उसमें माइन्यूट पोर्स थे इस तरह से, तो बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट बोलते हैं इसको, बोलते हैं परफोरेटेड प्लेट, ठीक है बेटा। और यहाँ इसको नाम दिया कैथोड। तुमको मालूम है कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव है ना। और इसका नाम दिया बेटा एनोड। हाँ, तुमको ये भी मालूम है कि एनोड कैसा होता है रे, पॉजिटिव, है ना। और एनोड की इनर वॉल को जिंक सल्फाइड मटेरियल से पेंट कर दिया, इस तरह से इसको पेंट कर दिया बेटा। हमने नहीं किया यार, ये सब कौन किया, जे थॉमसन ने। जिंक सल्फाइड मटेरियल, देखो जिंक सल्फाइड मटेरियल एक फ्लोरोसेंट है। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है कि उसको अगर लाइट हम देंगे ना तो लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देगा। देखना रोड में तुम लोग जब गाड़ी चलाते हो तो पीला पीला जलते रहता है, वो तेरा क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से बना हुआ है। उस पर लाइट पड़ता है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एक फ्लोरोसेंट का मतलब होता है कि उस पर लाइट देंगे, लाइट क्या रिफ्लेक्ट कर देगा तुरंत, उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट। एक होता है फॉस्फोरेसेंस, जब तक तुम लाइट दोगे ना तब तक लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे तुम लाइट देना बंद कर दोगे ना तो लाइट क्या करेगा, एमिट करेगा। तुम लोग देखता जो अभी डिजिटल वॉच आया, तुम लोग 3000 में खरीदते हो, दिन में चमकता नहीं लेकिन रात में चमकते रहता है। क्यों, दिन में लाइट मिल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, रात में लाइट नहीं मिलेगा तो क्या वो चमकता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। लाइट दे रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहा है, जैसे लाइट देना बंद कर दिया तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। और फ्लोरोसेंट लाइट दिए, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जिंक सल्फाइड आपका क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल से मिलके बना है, ठीक है। चलो अब उसमें कि क्या, उसके बाद क्या किया बेटा, इसको ध्यान देना। इस ट्यूब को नियर अबाउट 10,000 वोल्ट से जोड़ दिया। बाप रे बाप, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। बता कितना ये रिस्क लिया, बता इसको बेटा 10,000, बाप रे बाप, 10,000 वोल्ट से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो देखा इधर, इसने देखा इधर चमकने लगा ग्रीनिश कलर का, ध्यान देना मेरे भाई, एक ग्रीनिश कलर शाइनिंग होने लगा। जब करंट नहीं दे रहा है तो चमक नहीं रहा है, जैसे करंट दे रहा है फिर चमकने लगा। तो बोला ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया इसको। तो बोला हो ना हो, जब हम 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो हो एकदम कंफर्म है, हो ना हो कि कैथोड के प्लेट से एक रेडिएशन निकलता होगा। अब कैथोड के प्लेट से निकला है, मतलब कैथोड का प्लेट भी किससे बना होगा, अगर मान लीजिए एल्युमिनियम का ही प्लेट है तो एल्युमिनियम का एटम से मिलके बना होगा, है ना। तो मतलब ओवरऑल एटम से ये क्या निकला, एक रेडिएशन निकला। और ये एनोड की इनर वॉल क्या है, परफोरेटेड है, उस पर ये पास हो जा रहा है और उसके इनर वॉल पर स्ट्राइक करने से क्या हो रहा है, ग्रीनिश कलर हो रहा है। जब करंट देना बंद कर रहा है तो नहीं हो रहा है, करंट दे तभी हो रहा है। लेकिन बेटा ये जो रेडिएशन था नॉन विजिबल था, उसको अपने आँखों से नहीं देख पा रहे थे, ये नॉन विजिबल था। लेकिन जब ये चमक रहा है तब पता चल रहा है कि यहाँ कैथोड प्लेट से कोई रेडिएशन निकल रहा है और एनोड की इनर वॉल से पास होकर यहाँ एनोड के प्लेट से पास होकर एनोड के इनर वॉल टकरा के आपका क्या ग्रीनिश कलर शो कर रहा है। तो इसी
इसी जो कैथोड प्लेट से निकल रहा है बेटा, इसी इसका नाम दिया कैथोड रेज। क्या नाम दिया? कैथोड रेज। इसका नाम कैथोड रेज क्यों पड़ा? कैथोड के प्लेट से निकल रहा है, इसी इसका नाम पड़ा कैथोड रेज नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? कैथोड रेज। तो कोई पूछेगा कैथोड रेज क्या होता है, बोलना वही सर जो बताया कि उसने सर जे थॉमसन ने एक हार्ड ग्लास ट्यूब लिया, ट्यूब को क्यों वैक्यूम कर दिया, मैक्सिमम हवा को निकाल दिया, 99% निकाल दिया। सब निकाल देगा तो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं यार, कुछ गैस को रहने दिया। और कैथोड को नॉर्मल प्लेट लिया, एनोड को क्या लिया? परफोरेटेड लिया। कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड की इनर वॉल को जिंक सल्फाइड से पेंट किया। क्यों? जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। फिर क्या किया? दोनों क्या किया? 10,000 वोल्ट से अप्लाई किया। देखा एनोड का तो चमकने लगा ग्रीनिश कलर का। जब करंट दे रहा तभी हो रहा है, जब करंट नहीं दे रहा तो नहीं चमक रहा है। तो इससे बोला हो ना हो कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो कैथोड के प्लेट से क्या निकल रहा है? एक रेडिएशन निकल रहा है। इसका नाम क्या दिया? कैथोड रेज। ओवरऑल कैथोड का प्लेट का मतलब क्या? कैथोड प्लेट किससे बना? एल्युमिनियम का प्लेट होगा तो एल्युमिनियम का एटम से मिलकर बना होगा। ओवरऑल एल्युमिनियम के एटम से बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया? कैथोड रेज। क्यों? वो कैथोड के प्लेट से बाहर निकल रहा है और नॉन विजिबल है, उसको हमने आंखों से नहीं देख पा रहे थे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग ने सोचा कि भाई जे थॉमसन सोचा कि ये रेडिएशन निकल रहा है, इसका प्रॉपर्टीज कैसा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है कि जिग जैक में मूव कर रहा है, इस पर नेचर कैसा है, नेगेटिव नेचर का है कि पॉजिटिव नेचर का है, कि कुछ मैकेनिकल वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। तो अब इसका प्रॉपर्टीज जानने की कोशिश किया। किसने? जे थॉमसन ने। तो इसको लिखो, उसके बाद बताते इसका प्रॉपर्टीज। ध्यान देना, इसका प्रॉपर्टीज बताते थोड़ा सा। इसको पढ़ लेना बुक से एक बार, इसका लैंग्वेज को बढ़िया से, या गूगल में देख लेना इसका लैंग्वेज क्या क्या लैंग्वेज है। चलो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? कैथोड रेज। कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज के बारे जानने की कोशिश किया किसने? जे थॉमसन ने। सबसे पहले बाबू ध्यान देना, वह डिस्चार्ज ट्यूब के बनाएंगे बाबू, एक ही बनाएंगे, तो लोग 12 बनाना है इस चीज को। ध्यान देना, इसका डिस्चार्ज ट्यूब है, ध्यान देना इस तरह से। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, वैक्यूम है। यहाँ आपका कैथोड प्लेट है, यह आपका परफोरेटेड क्या? एनोड प्लेट है। इधर आपका जिंक सल्फाइड से पेंट किया है ना। दोनों को 10,000 से जोड़ा, इसको ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों को जैसे 10,000 वोल्ट से अप्लाई किया। और यहाँ पर रख दे बेटा एक ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब जिससे लाइट पड़े तो लाइट आर पार ना हो। हम भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। सूरज की रोशनी पड़ता है तो सूरज की रोशनी आर पार नहीं होता है, हम पर पड़ता है, मेरा परछाई बनता है। तो जैसे ही ओपेक ऑब्जेक्ट रखा और 10,000 वोल्ट अप्लाई किया बेटा, तो कैथोड प्लेट से क्या निकलता हो? कैथोड रेज हाई स्पीड से। और जैसे इस ओपेक ऑब्जेक्ट पर पड़ा बाबू, इस ओपेक ऑब्जेक्ट का परछाई बना, शैडो बना। क्या बना? एक परछाई बना। इससे ये पता चल गया कि कैथोड रेज जो कैथोड के प्लेट से निकल रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। सूरज की रोशनी जब हम पर पड़ता है तो हमारा एक क्या बनता है? इमेज बनता है, परछाई बनता है। इससे ये पता चल गया कि सूरज की रोशनी जो भी आ रहा है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, कैथोड प्लेट से जो लाइट निकल रही है बेटा वो स्ट्रेट लाइन निकल रही है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बेटा? इसने क्या किया, ध्यान देना, इसने रखा, इसने सोचा कि ये जो कैथोड रेज है कोई मैकेनिकल वर्क कर सकता है, इसके अंदर ताकत है। इसने क्या किया? यहाँ स्मॉल वेटलेस लग दिया व्हील पेडल। अरे पंखा घूर्णी इसको बोलते हैं, व्हील पेडल, ये सब व्हील पेडल। ठीक है, फिर इसको क्या किया? 10,000 वोल्ट से अप्लाई किया तो कैथोड प्लेट से क्या निकला? कैथोड रेज निकला। और जब व्हील पेडल पर पड़ा बेटा तो व्हील पेडल क्या मैंने रोटेट करने लगा, घूमने लगा। इससे ये पता चला कि कैथोड रेज के अंदर क्या मैकेनिकल वर्क है, वो मैकेनिकल वर्क करने की टेंडेंसी, मैकेनिकल वर्क कर सकता है। ठीक है, फिर जे थॉमसन ने कहा भाई ये रेडिएशन का नेचर कैसा है कैथोड रेज का, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। ध्यान देना उसने क्या किया, ध्यान देना,
ध्यान देना बेटा, इधर क्या रख दिया इसने, एक नेगेटिव प्लेट और ये रखा हुआ पॉजिटिव प्लेट। इस पॉजिटिव को भी जिंक सल्फाइड से पेंट कर दिया और नेगेटिव को भी जिंक सल्फाइड से पेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि रेडिएशन नॉन विजिबल है, जिधर चमकेगा उधर ही बेंड कर जाएगा। फिर बेटा क्या किया, 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, देखा कि ये पॉजिटिव प्लेट चमकने लगा, नेगेटिव प्लेट नहीं चमक रहा है, पॉजिटिव चमक रहा है। इससे ये पता चल गया, तो मालूम है कि डिफरेंट चार्ज आपस में अट्रैक्ट होता है, सेम चार्ज रिपल्सन होता है। तो इसका मतलब प्लस की ओर बेंड कर रहा है, मतलब हो ना हो कि कैथोड रे जो बेटा कैसा नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिव की ओर क्या कर रहा है, बेंड कर रहा है, तभी इसका नाम जब बोला नेगेटिव चार्ज है, मतलब जब भी इसने कहा कैथोड रेज, बेटा कैथोड रेज जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तभी इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन, कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है जो कैथोड के प्लेट से निकला। तो कैथोड के प्लेट किससे बना हुआ है, एटम से, मतलब ओवरऑल एटम से निकला है। और क्या निकला एटम से, नेगेटिव चार्ज, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया तो इससे बोला शाबाश, आपने एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आप एटम का, उस एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन का मास निकालिए। अभी तो बेचारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किया, अब बोला इसके इलेक्ट्रॉन का मास निकालिए। तो इसने मास निकाला, लेकिन इसने निकाला चार्ज टू मास रेशियो, बताते क्या होता है। तो अब इसका मास कैलकुलेट करेंगे, किसका, इलेक्ट्रॉन का मास। तो हेडिंग दो, इसको बोलते हैं हम लोग चार्ज टू मास रेशियो। ध्यान देना बेटा, चार्ज टू क्या रे, मास रेशियो। 15 दिन में तेरा चैप्टर खत्म कर देंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर जो जो कहीं कहीं टॉपिक छूटा उसको बता देंगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो दोस्तों को दिखाओ, फॉरवर्ड करो और थोड़ा कोऑपरेट करो तुम लोग, है ना। चार्ज टू मास रेशियो, इसका फार्मूला होता है बेटा E/m। इसी को बेटा दूसरा वर्ड बोलते हैं स्पेसिफिक मास बोला जाता है, स्पेसिफिक मास बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, याद रखना ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। और बाबू एम जो है बेटा, एम, ये एम जो है ये बेटा मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है रे, मास से। और उसने E/m कैलकुलेट किया बेटा, E/m, इसको याद रखना 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, इतना कैलकुलेट किया। और याद रखना उसने एक्सपेरिमेंट ये निकाला तो हर एक बार डिफरेंट में, एक बार मान लो एल्युमिनियम का प्लेट रखा, वहाँ से कैथोड रेज निकला, वहाँ भी E/m निकाला। फिर मान ले एक बार कॉपर का प्लेट रखा, वहाँ जो कैथोड रेज निकला वहाँ भी E/m निकाला। तो कोई भी प्लेट लिया और वहाँ जो कैथोड रेज निकल रहा है सबका E/m का वैल्यू कितना है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसी का मतलब कूलम, दैट मीन्स E/m डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोड। तुम कोई मेटालिक इलेक्ट्रोड लो, उसका E/m का रेशियो कितना आएगा, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। दैट E/m डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन मेटालिक रॉड, मेटालिक रॉड पर निर्भर नहीं करेगा रे बबुआ, ठीक है। अच्छा, हमको अगर E मालूम चल जाता तो भाई m निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन का मास वहाँ से। तो उसने एक निकालने के लिए एक साइंटिस्ट आए, मिलिकन, मिलिकन उसने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से उसने बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन निकाले उसने, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन निकाल ले, किसने, मिलिकन ने। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाले बेटा 1.66 इंटू 10⁻19 कूलम निकाला। अब यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पर तो पुट कर देते, पहले यहाँ पर लिखो ना, चलो पुट करते हैं। तो E का वैल्यू कितना बताओ, या 1.66 इंटू 10⁻19 कूलम,
बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो यहाँ से कूलम कूलम कट जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एम जो आएगा ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, जो ना के बराबर है। दैट मीन्स जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर। उसने कहा कि बाबू तुम हाइड्रोजन का एक एटम लो, सबसे हल्के एटम किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एक एटम लो और उस एक एटम को 1837 से डिवाइड कर दो। हाइड्रोजन का एक एटम का जो मास होगा उसको 1837 से डिवाइड करो और जो वैल्यू आएगा बेटा वो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। दैट मीन्स कितना 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, जो ना के बराबर है। बताओ ना, हाइड्रोजन एक एच है, उसका एक एटम मास क्या होगा? ना के बराबर होगा। और उस मास को 1837 से डिवाइड कर दो और जो वैल्यू है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास के बराबर होगा। दैट मीन्स एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मास क्या नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो इस तरह से आपका जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट किए। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि गोल्डस्टीन ने किस तरह से प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद बात कर देंगे आपका जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल आएगा, फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आएगा, तब बीच में डिस्कवर हुआ किसका? न्यूट्रॉन का। फिर आपका आ जाएगा नेल्स बोर एटॉमिक मॉडल थ्योरी, फिर उसमें पढ़ना आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आराम से धीरे धीरे पढ़ाते हैं ना। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।